नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है ईश्वर का न्याय। नहीं बेटा, रास्ते में केले का छिलका नहीं डालते। और पास पड़ी झाड़ू से 75 वर्षीय वृद्ध आशा जी रोड पर झाड़ू लगाने लगती हैं। तभी उनके पास आकर एक कार खड़ी होती है और कार का शीशा खोलकर चिप्स के खाली पैकेट बाहर फेंक देते हैं और आशा जी पर हंसकर बोलते हैं, तेरी बुढ़िया यही औकात है, ये ले चिप्स के पैकेट भी उठाकर फेंक देना। और कार से निकलकर राकेश और बबीता उन पर हंसने लगते हैं। आशा जी उनकी तरफ देखती हैं पर कुछ बोलती नहीं। फिर वे बोलते हैं, खड़ी खड़ी हम लोगों का मुंह क्या ताक रही हो। और राकेश उनके मुंह पर 500 के 4 नोट फेंक कर मारता है और बोलता है कि जल्दी से साफ कर बुढ़िया, इतने पैसे तो तुझे किसी के घर में काम करने पर भी नहीं मिलेंगे, चल साफ कर जल्दी से। और राकेश और बबीता आशा जी के ऊपर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक बहुत जोर से चटाक की आवाज़ आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मैडम से ऐसे बात करो। राकेश पुलिस वाले को देखकर एकदम सकपका जाता है और बोलता है, अरे सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये बुढ़िया कोई मैडम नहीं है। तभी राकेश के दूसरे गाल पर चटाक से दूसरा तमाचा पड़ता है और वह पुलिस वाला बोलता है, अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो अभी तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिर वह पुलिस वाला आशा जी से बोलता है, मैडम आपकी मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, आपका सब इंतजार कर रहे हैं, चलिए मैडम जी। आशा जी के सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी होती है और आशा जी उसमें बैठकर चली जाती हैं। इधर राकेश अपने गाल पर हाथ रखे उन्हें ताकता ही रह जाता है। तभी राकेश की पत्नी बबीता बोलती है, इस बुढ़िया को मैडम बोल रहा है क्या, ये पागल है। और हक्की बक्की वह भी उन्हें ताकती रह जाती है। आशा जी मीटिंग हॉल के बाहर पहुंचती हैं, लेकिन अभी मीटिंग में थोड़ा टाइम था तो आशा जी बाहर ही पड़े सोफे पर बैठे अपने अतीत को सोचने लगती हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। 70 वर्षीय आशा जी पार्क में पड़ी एक टिन सेट के नीचे पड़ी बेंच पर बैठी ठंड के कारण ठिठुर रही थीं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने कई दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया हो। बारिश तेज होने के साथ साथ हवा भी तेज चल रही थी। इस कारण आशा जी की फटी साड़ी भी उड़ी जा रही थी। वे बार बार अपनी फटी साड़ी से अपने बूढ़े कपकपाते शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थीं और ठंड के कारण कांपते हुए आशा जी अपनी किस्मत को कोस रही थीं। बारिश को होते होते 1 घंटा हो गया था। वह ठंड से कांप रही थीं, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब बारिश थोड़ी धीमी हुई और बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं, उस समय एक 7-8 साल की प्यारी सी बच्ची अपनी छोटी सी साइकिल चलाते हुए पार्क में आती है और साइकिल से उतरकर पार्क में भरे पानी में कूदकर खेलने लगती है। तभी उस बच्ची की नज़र पार्क में बैठी बूढ़ी आशा जी की तरफ जाती है और वह दौड़कर उनके पास आकर उनसे बोलती है, दादी माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको ठंड लग जाएगी दादी माँ। आशा जी ने जब उस बच्ची के मुंह से दादी माँ सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि आज तक किसी ने उन्हें इतने प्यार से नहीं बोला था। लेकिन आशा जी उस फूल सी बच्ची को ढंग से देख नहीं पा रही थीं, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही कम थी, उन्हें बहुत ही धुंधला सा दिखाई पड़ता था। तभी वह बच्ची आशा जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर बोलती है, अरे दादी माँ, आपको तो बुखार है। तभी आशा जी उस बच्ची का हाथ हटाते हुए बोलती है, नहीं बेटा, मुझे मत छुओ, तुम भी बीमार हो जाओगे। तो वह बच्ची हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दादी माँ,
मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, वह मुझे तुरंत ठीक कर देंगे। और फिर वह आशा जी का हाथ पकड़कर बोलती है, आप चलो हमारे घर, मैं आपको दवा दिलाऊंगी। चलो ना दादी माँ, चलो ना दादी माँ। आशा जी के लाख मना करने के बाद भी वह बच्ची नहीं मानी और वहीं खड़ी रही। तो आशा जी उस बच्ची से बोलती हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बच्ची बोलती है, अरे दादी आप कितनी भुलक्कड़ हो, आपने ही तो मेरा नाम रखा था और आप ही भूल गईं। आशा जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो वह उस बच्ची को ढंग से देख पा रही थी और ना ही उसकी आवाज़ उन्होंने आज से पहले कभी भी सुनी थी। फिर वह बच्ची हंसकर बोलती है, हो सकता है दादी माँ आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तभी आप सब कुछ भूल गई हैं, और मैं तो आपकी पोती दुर्गा हूँ। और उनको खींचती हुई बेंच से उठाने लगती है। आशा जी बोलती हैं, बेटा ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते। अरे दादी माँ, आप उम्र के साथ साथ सठिया भी गई हो। और मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। आप मेरी दादी माँ हो, मैं किसी को ऐसे ही थोड़े ना अपने घर ले जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आशा जी ने बड़े ही प्रेम से बोला, लेकिन दुर्गा तो उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। चलो ना दादी माँ, अपने घर चलो। उस प्यारी सी बच्ची के बालहट के आगे आशा जी की एक ना चली। वह अपनी लाठी उठाते हुए धीरे धीरे बेंच से उठती हैं, लेकिन बेटा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तभी दुर्गा बोलती है, अरे दादी माँ, मैं हूँ ना आपके साथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो, अपना घर पास में ही है। छोटी सी दुर्गा आशा जी का हाथ पकड़कर उन्हें धीरे धीरे अपने घर के मेन गेट तक ले जाती है, और गेट खोलकर जैसे ही अंदर घुसती है तो अंदर से उसके पापा राहुल की आवाज़ आती है, दुर्गा बेटा ऐसे अकेले कहाँ गई थी? अब तुम बहुत शैतान हो गई हो। तुमसे मैंने मना किया था कि ऐसे बाहर अकेले नहीं जाते हैं। अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। राहुल अपनी बेटी दुर्गा को घर के बाहर वाले रूम से थोड़ी कड़क आवाज में बोल रहा था। तभी दुर्गा आशा जी का हाथ छोड़कर उनसे बोलती है, आप यहीं रुकना, मैं अभी पापा को बुलाकर लाती हूँ। और दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। इधर आशा जी दुर्गा के पापा राहुल की आवाज़ सुनकर सोचती हैं कि उन्हें घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं उन्होंने मुझे धुतकार कर भगा दिया तो मेरी वेशभूषा भी तो ऐसी ही है। वैसे भी आशा जी की हालत देखकर कोई भी उनसे ढंग से बात तक नहीं करता था, तो घर में घुसाने की बात तो दूर की बात है। और वे सोचती, दुर्गा तो अभी छोटी बच्ची है, उसे यह सब कहाँ पता है कि कौन छूत है और कौन अछूत। और ऐसा सोचते हुए डंडे के सहारे वे धीरे धीरे उनके घर से चली जाती हैं। इधर कमरे में जैसे ही दुर्गा पहुँचती है तो वह अपने पापा की उंगली पकड़कर खींचने लगती है और बोलती है, पापा बाहर चलो ना, मुझे आपको दादी माँ से मिलवाना है, चलो ना पापा। दुर्गा की बात सुनकर राहुल बोला, बेटा फिर तुम शरारत करने लगी। बोला ना, दादी माँ अब भगवान जी के पास चली गई हैं, तुम ना बहुत शैतान हो गई हो। और प्यार से उसको गोद में उठा लेता है। अब तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। नहीं पापा, देखो ना, दादी माँ बाहर खड़ी हैं, उन्हें बुखार भी है, उनको सर्दी भी लग रही है, आप पहले बाहर चलकर देखो ना। दुर्गा के बार बार कहने पर राहुल बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। तो वह बोलता है, बेटा यहाँ पर तो कोई नहीं है। नहीं पापा, यहाँ मेरी दादी माँ थी, मैं उनको उनका हाथ पकड़कर यहाँ लाई थी, वो यहीं पर खड़ी थीं। मैं सच बोल रही हूँ पापा। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, अब रो नहीं। कल तो मेरी प्यारी सी गुड़िया का बर्थडे है, मेरी प्यारी गुड़िया को क्या चाहिए। लेकिन दुर्गा तो एक ही बात की रट लगाए थी,
दादी माँ यहीं थी, मुझे मेरी दादी माँ चाहिए। तभी राहुल थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। पापा की तेज चिल्लाने से दुर्गा रोते रोते सो जाती है। क्योंकि आज रविवार था तो बैंक की छुट्टी के कारण राहुल घर पर ही था, लेकिन दुर्गा की माँ शालिनी डॉक्टर होने के वजह से रविवार को भी गरीब बस्तियों में गरीब लोगों का इलाज करने जाती थीं। शाम को जब शालिनी जी घर पर आती हैं तो वह दुर्गा को उदास बैठा देखकर बोलती हैं, अरे मेरा बच्चा आज मुंह बनाकर क्यों बैठा है, क्या पापा ने डांटा? तो दुर्गा रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, पापा ने मुझे डांटा, मैं पापा से बात नहीं करूँगी, वो बहुत गंदे हो गए हैं, मेरी उनसे खुट्टी है। तभी राहुल मुस्कुराता हुआ देखता है, अच्छा मेरी बेटी मुझसे गुस्सा है, देखूं तो जरा। तो दुर्गा बोलती है, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूँगी जब तक आप मेरी दादी माँ को लेकर नहीं आएंगे। अरे बेटा, इतनी बार तुमसे बोला है, दादी माँ अब नहीं आ सकती, वह भगवान के पास चली गई हैं। नहीं पापा, मेरी दादी माँ यहीं थी। तभी शालिनी राहुल को आश्चर्य भरी निगाहों से देखती है तो राहुल बोलता है, अरे ये सुबह सुबह बारिश धीमी होने के बाद छुपकर घर से बाहर निकल गई थी, तो मैंने इसको डांट दिया, तब से मुझसे गुस्सा है और सुबह से यह दादी माँ की रट लगाए पड़ी है। तो शालिनी अपनी छोटी सी बच्ची का मन रखते हुए बोलती है, ठीक है, हम भी तुम्हारी दादी माँ को ढूंढने चलेंगे। अब ठीक है ना, अब तो हंस दो, मेरी छोटी सी दादी माँ बहुत जिद्दी हो गई है। दुर्गा अपनी माँ शालिनी की बात सुनकर खुश होकर अपनी माँ के गले लग जाती है और रात में अपनी दादी के बारे में बातें करते करते सो जाती है। उसके सोने के बाद शालिनी और राहुल भी सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन यह भी संभव नहीं कि उसकी दादी माँ जिंदा है। ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। वे दोनों अपनी बच्ची का भ्रम मानकर सो जाते हैं। सुबह जैसे ही दुर्गा उठती है तो राहुल और शालिनी दोनों ही अपनी प्यारी सी बच्ची को एक साथ बर्थडे विश करते हैं और उसको सुबह सुबह नहलाकर मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। आज राहुल और शालिनी दोनों ने ही अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। आज दुर्गा को बड़े प्यार से सजाकर वे दोनों ही पास के माता रानी के मंदिर जाते हैं। आज तो दुर्गा भी बहुत खुश थी। राहुल और शालिनी दुर्गा के हर जन्मदिन पर उसे पास के माता रानी के मंदिर में जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें बेटी हुई थी। इसलिए वह हर साल माता रानी का दर्शन करके उनको धन्यवाद करते थे, क्योंकि शादी के 7 साल बाद इसी मंदिर में मन्नत मांगने के बाद शालिनी को माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ था। राहुल और शालिनी हर साल इस मंदिर में जाकर गरीबों को खाना देते और कुछ देर बैठकर माता रानी की पूजा अर्चना करते। आज भी उन्होंने सबसे पहले माता रानी की पूजा अर्चना की। उन दोनों ने मिलकर जो भोजन तैयार किया था उसको गरीबों में बांटा और कुछ देर के लिए मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। तो दुर्गा वहां पर खेलने लगे। तभी एक वृद्ध महिला वहां सूखे पत्तों को झाड़ू से इकट्ठा कर रही थी। दुर्गा की नज़र जैसे ही उस वृद्ध महिला पर पड़ी तो वह फिर से उनके पास दौड़ कर गई। अरे दादी माँ, आप कहाँ चली गई थीं? दुर्गा की आवाज़ सुनकर वह वृद्ध महिला यानी आशा जी चौंक जाती हैं। वैसे तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वे दुर्गा की आवाज़ को अच्छे से पहचान चुकी थीं। दुर्गा आगे बोलती है, अरे दादी माँ, कल आप कहाँ चली गई थीं? आपके जाने के बाद मैं कितना रो रही थी। आप बहुत गंदी हैं, आप हर बार मुझे छोड़कर चली जाती हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तभी दुर्गा भाग कर जाती है और अपने माता पिता का हाथ पकड़कर ले आती है और बोलती है, ये देखो पापा, दादी माँ। माँ देखो ना, ये रही मेरी दादी माँ। पापा, आप कल बोल रहे थे कि दादी माँ नहीं है,
ये देखो मेरी दादी माँ। राहुल और शालिनी जैसे ही उस वृद्ध महिला आशा जी को देखते हैं तो वह भी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि आशा जी की बहुत ज़्यादा शक्ल राहुल की माँ आरती जी से मिलती थी। तभी दुर्गा आशा जी को दादी माँ बोल रही थी, जबकि राहुल की माँ का निधन 2 वर्ष पहले ही हो गया था। माँ देखो ना, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें कल बुखार भी था, आप इनको देखो ना। ऐसा बोलते हुए दुर्गा शालिनी का हाथ पकड़कर आशा जी के हाथ पर रख देती है। तो शालिनी देखती है कि आशा जी को तो वास्तव में बुखार है। तभी शोर सुनकर मंदिर के पुजारी भी वहां आ जाते हैं। तो वह बोलते हैं, अरे बेटा, ये तो बहुत दुखियारी है, इन माता जी को तो सही से दिखाई भी नहीं पड़ता है। ये कभी कभी यहाँ आ जाती हैं और बैठकर घंटों रोती रहती हैं। कभी मन ठीक होता है तो ऐसे ही मंदिर के पत्ते इकट्ठा करने लगती हैं, लेकिन लगता है बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसा बोलते हुए मंदिर के पुजारी आरती के लिए चले जाते हैं। तभी दुर्गा बोलती है, माँ दादी को दवा दो ना, मेरी दादी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर वे मेरे साथ खेलने लगें, क्योंकि आप लोग तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं, मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मेरी दादी को घर पर ले चलो ना। शालिनी वैसे भी एक डॉक्टर थी, उसने जैसे ही आशा जी को ऐसी हालत में देखा तो वह उनको अपने घर पर बुला लाती है और उनको 1 गिलास दूध के साथ दवा खाने को देती है। दवा खाने के बाद आशा जी उनके घर से जाने लगती हैं तो दुर्गा उनका हाथ पकड़कर बोलती है, दादी आप कहाँ जा रही हो? प्लीज़ दादी माँ, अब आप कहीं मत जाइए, और रोने लगती है। तो शालिनी और राहुल उनसे बोलते हैं, आप अभी कहीं मत जाइए, अभी आपको बुखार भी है और आप इस हालत में नहीं हैं कि कहीं जा सकें। तब आशा जी बोलती हैं, बेटा मेरा क्या है, कहीं भी सो जाऊंगी, तुम लोग बेटा परेशान ना हो, तुम लोगों ने इतना कुछ किया, कौन करता है किसी अनजाने के लिए। सभी मुझे धुतकारते रहते थे, सभी मेरी इस दशा से दूर भागते हैं, बेटा तुम लोगों को हमेशा भगवान खुश रखे। तभी शालिनी बोलती है, अरे नहीं, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक आपको हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे। वैसे भी दुर्गा आपको दादी माँ बोल रही है, इस नाते तो आप हम लोगों की माँ जी हुई ना, तो अब आप यहीं पर आराम से रहिए। इतनी प्यार भरी बातें सुनकर आशा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां रुकने के लिए मना नहीं करती हैं। इधर कुछ दिन बीतते हैं तो आशा जी के शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ जाता है। उनको सही समय पर दवा, खाना, फल और जूस मिलने से वे शारीरिक रूप से स्वस्थ नजर आने लगती हैं। इधर दुर्गा भी उनके साथ खुश रहती और आशा जी उसको अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती। भले ही आशा जी को अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वह छोटी सी दुर्गा का अच्छे से ख्याल रखती और दुर्गा भी अपनी दादी का अच्छे से ख्याल रखती, क्योंकि घर का काम करने के लिए 2-2 नौकर भी थे जो पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक घर के काम करते थे। इधर शालिनी और राहुल ने अपनी बेटी को इतना खुश कभी नहीं देखा था और उन्होंने इसके साथ यह भी देखा कि उनकी बेटी दुर्गा आशा जी के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें भी सीख रही है तथा उसका जिद करना भी बिल्कुल कम हो गया था। एक दिन शालिनी आशा जी के कमरे में आती है और उनसे बोलती है, माँ जी कल हम लोग आपकी आंखें टेस्ट करवाने चलेंगे। तो आशा जी बोलती है, बेटा मेरी आंखें तो बहुत साल पहले ही खराब हो गई थीं, तुम मुझ बुढ़िया पर ज़्यादा पैसे बर्बाद मत करो, वैसे भी तुम लोगों ने मुझ अभागन को सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी, ये क्या कम है बेटा। तो शालिनी बोलती है, अरे नहीं माँ जी, आप इतना मत सोचिए,
क्योंकि यहाँ शहर में आँखों के ऑपरेशन का एक शिविर लगा है, जहाँ दुनिया भर के मशहूर आँखों के डॉक्टर आएंगे और वे बिल्कुल फ्री में आँखों का इलाज करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, बेकार में तुम लोग परेशान हो गए मुझ बुढ़िया पर। लेकिन राहुल और दुर्गा के कहने पर आशा जी मान जाती हैं और शालिनी उनको डॉक्टर के पास ले जाती है। तो डॉक्टर उनकी आँखों की टेस्टिंग करते हैं तो वे बोलते हैं कि माता जी की आँखों की रोशनी आने के 50% चांस हैं, मगर इनका 6 महीने तक इलाज चलेगा। उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो शालिनी बोलती है, डॉक्टर साहब आप खर्चे की चिंता मत करिए, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। खर्चे की बात सुनकर आशा जी शालिनी को मना करती हैं, बेटा रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन शालिनी उनकी बात को नहीं सुनती है। एक दिन शालिनी और राहुल बैठे चाय पी रहे थे और साथ में आशा जी भी बैठी थी। तो शालिनी उनसे पूछती है, माँ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। तो आशा जी बोलती हैं, पूछो बेटा, ज़रूर पूछो। माँ जी आपका भी तो परिवार होगा, आपके भी तो बच्चे होंगे, फिर आप इस अवस्था में कैसे पहुँच गईं? तो आशा जी उदास मन से बोलती हैं, हाँ बेटा, भरा पूरा परिवार था मेरा बेटा, पर अब पता नहीं सब कहाँ हैं। कहाँ है? शालिनी उत्सुकता से पूछती है। हाँ बेटा, आज से 5 साल पहले मैं और मेरे पति शंभू दयाल जी तीर्थ यात्रा पर गए थे। मेरे पति एक व्यापारी थे। तो तीर्थ यात्रा करने के बाद हम लोग अपने घर को लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मेरे पति की मृत्यु तुरंत ही हो गई और मैं अभागन बच गई। लेकिन मेरी आंखों में ज़्यादा चोट लग गई, जिससे मुझे कम दिखाई देने लगा। मैंने तो अपने पति के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए। मेरे 2 लड़के संजीव और राकेश हैं। मेरा बड़ा बेटा संजीव की पत्नी सुलेखा और उसका एक बेटा मोहित है। मेरा दूसरा बेटा राकेश और उसकी पत्नी बबीता है। उसके 2 बेटे राजू और पवन हैं। जब तक मेरे पति थे तब तक उस घर में मेरा ही राज था। कोई भी मुझसे ऊंची जुबान में बात तक नहीं करता था। लेकिन मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं तो उन लोगों के ऊपर मानो बोझ ही बन गई, क्योंकि मुझे ढंग से दिखाई देना भी बंद हो गया था। इसलिए मैं अपने कामों के लिए भी उन पर आश्रित हो गई थी। मेरी बड़ी बहू सुलेखा अपने पति से बोलती कि उसे ही मेरा पूरा काम करना पड़ता है। उधर बबीता भी अपने पति से बोलती, दीदी तो बैठी रहती हैं, मुझे ही माँ का सारा काम करना पड़ता है। इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। तो संजीव अपनी पत्नी बबीता से बोलता है, हाँ बबीता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माँ जी को कहीं छोड़कर भी नहीं आ सकते हैं। अब झेलना तो पड़ेगा ही। पता नहीं इनको भी बुढ़ापे में क्या पड़ी थी, तीर्थ यात्रा पर जाने की। अब अंधी होकर बैठ गई हैं, अब भुगते हम लोग। फिर संजीव बोलता है कि हम इनके लिए नौकर भी नहीं रख सकते। अगर नौकर हम रखेंगे तो उसका खर्चा भी हमें लोगों को झेलना पड़ेगा। भाभी तो देने वाली नहीं है। तो बबीता अपने पति संजीव से बोलती है, आप बड़े भैया से बात करके देखो ना, शायद कोई हल निकल आए। तो राकेश बोलता है, देखता हूँ। दूसरे दिन जब राकेश ने अपने बड़े भाई संजीव से इस संबंध में बात की और बोला, भैया माँ जी का सारा काम मेरी पत्नी को ही करना पड़ता है, तो उसकी बात सुनकर संजीव बोलता है, अरे नहीं, तुम्हारी बीवी तो आराम फरमाती रहती है। जब देखो माँ जी मेरी ही पत्नी का सर खाए रहती हैं। दोनों में इस संबंध में काफ़ी समय तक झगड़ा होता रहा। फिर दोनों ने यह निर्णय लिया कि एक नौकरानी माँ जी की देखभाल के लिए रखी जाए, जिसका खर्चा आधा आधा राकेश और संजीव उठाएंगे।
2-3 दिनों में ही मेरे लिए एक नौकरानी रख दी गई। लेकिन यह बात भी दोनों की पत्नियों को हजम नहीं हुई। वे उस नौकरानी को भी परेशान करने लगी। वह नौकरानी मेरे काम करने के बजाय उन दोनों का ही काम करती रहती। अगर वह नौकरानी कभी पहले बड़ी बहू का काम करने लगती तो बबीता गुस्सा हो जाती, और अगर वह बबीता का काम करने लगती तो सुलेखा गुस्सा हो जाती। मेरे काम का तो बहाना था कि वह मेरा ही काम करती है। एक दिन वह नौकरानी उन दोनों के नाटकों से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। उसने झूठ बोल दिया कि उसे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन वह तो आई ही नहीं। जिस दिन वह नौकरानी काम छोड़कर गई, उस दिन कोई भी मेरे कमरे में खाना लेकर नहीं आया। मैं भूख के मारे व्याकुल दोनों बहुओं को आवाज दे रही थी, लेकिन कोई भी मुझे खाना देने नहीं आया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो जैसे तैसे रसोई घर में गई। मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मेरा हाथ धोखे से कांच के जग पर लग जाता है तो वह जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। जग के टूटने की आवाज़ से दोनों बहुएं अपने कमरे से निकलकर आती हैं और टूटा जग देखकर बोलती हैं, इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा है। इसने पहले परेशान करके नौकरानी को भगा दिया, अब इतना महंगा जग भी तोड़ दिया है। खर्चे पर खर्चे करवाए जा रही है। आज तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और वे दोनों मुझे मारने लगे। मैं जमीन पर गिर गई, लेकिन वे दोनों मुझे बेरहमी से मारने में लगे थे। ऊपर से वे दोनों मुझे मारे जा रहे थे, नीचे से मेरे शरीर में जमीन पर फैला कांच चुभा जा रहा था। मैंने अपनी बहुओं से रोते हुए विनती की, लेकिन उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। मैं दर्द से कराह रही थी, वो मुझे मारे जा रहे थे। जब मार मार कर थक गईं तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। मैं दर्द से बहा कराहती पड़ी रही। फिर भी जैसे तैसे मैं अपने कमरे में पहुंची। मेरे शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन मरहम तक लगाने वाला कोई नहीं था। मैं पूरी रात दर्द से कराहती रही, लेकिन कोई भी मुझे देखने नहीं आया। 2-3 दिनों के बाद मेरे शरीर पर लगी चोटों से पस भी निकलने लगा, तो उन लोगों ने मेरे पास आना भी बंद कर दिया। मैं अपना काम बड़े ही मुश्किल से करती, लेकिन अगर मैं काम करते करते गिर जाती तो मेरी दोनों बहुएं मुझ पर खूब हंसती। एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में गिरकर बेहोश हो गई। तो जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं यहाँ कैसे, तो नर्स ने बोला कुछ लोग आपको यहाँ छोड़कर चले गए। वे लोग बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने उनको पैसे दिए थे कि वह लोग आपको इस सरकारी अस्पताल में छोड़ दें। बेटा, जब तक मैं अस्पताल में रही तब तक मुझे कोई देखने भी नहीं आया। 1 महीने तक मैं अस्पताल में भर्ती रही। जब मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो कोई भी मुझे लेने नहीं आया। मैं जैसे तैसे अपना सामान लेकर अस्पताल से चली। उन्होंने सिर्फ मेरे बैग में कुछ फटे पुराने कपड़े और मेरी एक पति की पुरानी तस्वीर रख दी थी। तब से बेटा मैं ऐसे ही इधर उधर भटक रही हूँ। उन्होंने मेरे बैग में एक भी रुपया नहीं छोड़ा। आशा जी बोलती हैं, बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन बच्चों को एक बूढ़ी माँ को रखना ही भारी पड़ गया। और आंसुओं से भीगी अपनी आंखें आशा जी पोंछने लगे। इधर आशा जी की कहानी सुनकर राहुल और शालिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। इधर छोटी दुर्गा आशा जी के आंसू पोंछते हुए बोलती है, दादी माँ आप क्यों रो रही हो? आप रो नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। और उनकी गोद में जाकर बैठ गई। शालिनी आशा जी से बोलती है, हाँ माँ जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम भी तो आपके बेटे बहू की तरह हैं। और हाँ, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, नहीं तो आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे 6 महीने का
धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। डॉक्टर ने आशा जी की आंखें चेक की तो वे बोले, इनका ट्रीटमेंट सफल रहा, अब हम इनके आंखों का ऑपरेशन कर सकते हैं। और भगवान ने चाहा तो माता जी की आंखों की रोशनी अबस आ जाएगी। जब दुर्गा को इस बात का पता चला तो वह खुशी से उछल पड़ी कि अब तो मेरी दादी माँ देख सकेंगी और अब मैं उनके साथ खूब खेलूंगी। आशा जी भी दुर्गा की बातें सुनकर बहुत खुश होती, क्योंकि वह भी अपनी प्यारी सी दुर्गा का चेहरा देखना चाहती थीं, क्योंकि उसने ही उनके दुखियारे जीवन में खुशियां भरी थीं। जिस दिन आशा जी का ऑपरेशन होता है तो आशा जी से डॉक्टर पूछते हैं, माता जी आप सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहती हैं? तो आशा जी बोलती हैं, मैं तो अपनी प्यारी गुड़िया दुर्गा का चेहरा देखना चाहूँगी। डॉक्टर साहब अगले दिन आशा जी की आंखों की पट्टियाँ खोलती हैं और आशा जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं तो वह अपने सामने फूल सी बच्ची दुर्गा को देखकर फूले नहीं समाती, वह उसे जी भर कर प्यार करती हैं। फिर वे शालिनी और राहुल से बोलती हैं, बेटा क्या तुम लोग एक बार मुझे मेरे घर ले जा सकते हो क्या? तो राहुल और शालिनी आशा जी द्वारा बताए गए पते पर उनको उनके यहाँ ले जाते हैं। तो आशा जी जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खुलता है, तो कोई अनजान व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। तो आशा जी उस व्यक्ति से अपने बेटे बहू के बारे में पूछती हैं तो वह व्यक्ति बताता है कि आज से 2.5 साल पहले उन लोगों ने यह मकान हम लोगों को बेच दिया है। आशा जी यह सुनकर दंग रह जाती हैं। वह बोलती हैं, लेकिन यह मकान तो उनके नाम था, तो वे लोग इसको कैसे बेच सकते हैं? तब वह व्यक्ति बोलता है, माता जी मकान के कागजात पर आपके साइन थे। तो आशा जी की समझ में आता है कि हो सकता है कि मेरे बेटे ने उनसे धोखे में साइन करा लिया होगा जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उस टाइम उनके बेटे बहू ने उनसे कुछ हॉस्पिटल के कागजों पर साइन करवाए थे। उस टाइम आशा जी की आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए वह उनको पढ़ ना सके। वह यह सोचकर धम से वहीं बैठ जाती हैं। तभी राहुल बोलता है, अरे माँ आप चिंता ना करें, आपका अपना घर है ना, आप हमारी माँ हैं, दुर्गा की दादी माँ है, चलो माँ। शालिनी भी बोलती है, अरे माँ जी आप फिर से परेशान होने लगे, चलो यहाँ से, नहीं तो आपकी पोती हम लोगों को भी घर में घुसने नहीं देगी। और शालिनी और राहुल आशा जी को अपने साथ ले आते हैं। अब आशा जी दुर्गा के साथ ही हंसती खेलती और उसको पढ़ाती भी। दुर्गा भी अपनी दादी माँ के साथ सारे काम खुशी खुशी करती है। वह उसे स्कूल भी छोड़ने जाती और उसको बुलाकर भी लाती थी। इधर शालिनी और राहुल को भी आशा जी में अपनी माँ ही दिखाई देती। वह भी उनकी दवाई खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखते। वे कहीं भी घूमने जाते तो वे आशा जी को भी साथ ले जाते। उन दोनों को ऐसा लगता जैसे एक बड़े का आशीर्वाद उनको भी मिल गया। सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन की बात थी, उस दिन शालिनी और राहुल दोनों ही घर पर ही थे कि तभी आशा जी ने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया। तो शालिनी और राहुल उनके कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाते हैं। तो आशा जी अपने पति की तस्वीर को उठाती हैं और उसको पीछे से खोलने लगती हैं। तो राहुल बोलता है, अरे माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? तो आशा जी अपने पति की तस्वीर को पीछे से खोलकर कुछ कागजात निकालती हैं और उसे शालिनी के हाथों में पकड़ा देती हैं और बोलती हैं, बेटा इसको पढ़ो। तो शालिनी उन कागजात को जब पढ़ती है तो दंग रह जाती है। तो राहुल उसको इस तरह देखकर उसके हाथों से कागजातों को ले लेता है और वह भी उनको पढ़कर दंग रह जाता है और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो आशा जी बोलती हैं, बेटा आज मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ।
तो शालिनी बोलती है, माँ जी ये तो किसी ज़मीन के पेपर हैं। तब आशा जी बोलती हैं, हाँ बेटा, ये ज़मीन के ही पेपर हैं। ये ज़मीन मेरे पति ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खरीदी थी और सोचा था कि इस ज़मीन को अपने बच्चों को तीर्थ यात्रा पर आने के बाद देंगे, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसके आगे क्या हुआ वह सब तुम लोग जानते ही हो। लेकिन माँ जी हम ये नहीं ले सकते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये तुम्हारे एहसानों के बदले नहीं देना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति और मैंने जो सोचा था कि हम अपने बेटे और बहू को देंगे, लेकिन सगे बेटे बहू तो मेरे तुम लोग ही हो। वो तो बेटे बहू मेरे लिए मर गए हैं। प्लीज़ बेटा मना मत करना, मैंने बड़े ही प्रेम से दिए हैं, मेरा प्यार समझकर ही रख लो। तो दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उस ज़मीन की कीमत आज बहुत थी, कम से कम 5 करोड़ की होगी, क्योंकि वहाँ पहले कुछ भी नहीं था। 5 साल के अंदर ही अंदर वहाँ मेट्रो, एयरपोर्ट, हाईवे हो जाने की वजह से ज़मीन के दाम एकदम आसमान छूने लगे हैं। उनको तो खरीदना हम लोगों के लिए नामुमकिन है। माँ जी हम ये नहीं ले सकते, हमने आपकी सेवा किसी लोभ में आकर नहीं की। प्लीज़ माँ जी हम ये नहीं ले सकते। तब आशा जी बोलती है, बेटा ये ज़मीन हमने 6 साल पहले 30 लाख में खरीदी थी, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो रहने दो। ऐसा बोलकर आशा जी उदास हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शालिनी उनको ऐसा देखकर बोलती है, अच्छा ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी होगी कि हम इस ज़मीन पर एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, वो भी आपके नाम पर, और वहाँ पर गरीबों की फ्री में या बहुत ही कम पैसों में इलाज करेंगे। लेकिन इस हॉस्पिटल की बागडोर आपके हाथ में ही होगी। यह बात सुनकर आशा जी खुशी से चहक उठती हैं। अरे बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उस ज़मीन पर एक हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसे लगेंगे। तो राहुल बोलता है, माँ जी आप इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी यह ज़मीन बहुत बड़ी है। अगर हम इसका कुछ हिस्सा बेच देंगे तो हमें उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और कुछ हम उस प्रॉपर्टी पर लोन ले लेंगे, जिससे अस्पताल आसानी से बन जाएगा। सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। राहुल तुरंत ही ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा बेच देता है और अपनी बैंक से लोन भी पास करा देता है। हॉस्पिटल बनने का कार्य शुरू हो जाता है और 2 साल में उस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता है। आशा जी के हाथों से उस हॉस्पिटल का शुभारंभ कराया जाता है। उस हॉस्पिटल की प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे शहर में, फिर पूरे राज्य में और फिर पूरे देश में फैल जाती है। उस हॉस्पिटल में देश के नामी डॉक्टर बैठने लगते हैं। आशा जी को भी इस सराहनीय कार्य के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने की घोषणा की जाती है। आशा जी अभी सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करके दुर्गा को स्कूल भेजने ही जा रही थीं कि तभी शालिनी आशा जी से बोलती है, माँ जी आज हॉस्पिटल में एक टीम चेकिंग के लिए आ रही है। आपको जो मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान दिया जाना है उसके संबंध में हॉस्पिटल में कुछ लोग चेकिंग करने आएंगे, इसलिए आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करिए माँ जी, आप दुर्गा को स्कूल भेजते हुए कार से वहाँ आ जाइएगा, या आप चाहें तो मेरे साथ अभी भी चल सकती हैं। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा, मैं अपनी पोती को स्कूल भेजते हुए वहीं पहुँच जाऊँगी। तभी दुर्गा और आशा जी स्कूल को निकलती हैं। तो दुर्गा स्कूल के लिए जैसे ही कार से उतरकर थोड़ा सा चलती है तो आशा जी ड्राइवर से बोलती हैं, तुम यहीं रुको, मैं दुर्गा को भेज कर आती हूँ।
तभी दुर्गा को आशा जी केला खाने के लिए देती हैं, तो वह केला खाकर सड़क पर फेंक देती है। तो आशा जी उससे बोलती हैं, बेटा सड़क पर ऐसे गंदगी नहीं फैलाते। तो दुर्गा उनसे सॉरी बोलती है और दौड़कर अपने स्कूल के मेन गेट में घुस जाती है। तभी आशा जी पास पड़ी झाड़ू से उस छिलके को हटाने लगती हैं। तभी राकेश और बबीता की कार वहां आकर रुकती है और कार के शीशा खोलकर चिप्स के पैकेट फेंकने लगते हैं। तो उनकी नज़र आशा जी पर पड़ती है, तो वह बोलते हैं, तेरी बुढ़िया यही औकात है, चलिए चिप्स के पैकेट भी साफ कर। जब आशा जी उन्हें देखकर दंग रह जाती हैं, तो वह कार से निकलकर 500 के 4 नोट फेंककर बोलते हैं, खड़ी खड़ी हम लोगों का मुंह क्या ताक रही है, इतनी तो तुम्हारी औकात भी नहीं कि किसी घर में काम करके भी इतने पैसे कमा पाओ। और वे दोनों हंसते हुए बोलते हैं, चल जल्दी से हाथ चला। तभी एक पुलिस वाला राकेश के जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मैडम जी से ऐसे बात करो। तो राकेश पुलिस वाले से बोलता है, अरे सर जी, ये किसी की मैडम एडम नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तभी दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और पुलिस वाला बोलता है, अगर ज़्यादा बकवास की तो जेल के अंदर डाल दूंगा, फिर पीसते रहना चक्की वहाँ पर। तभी आशा जी का कार का ड्राइवर कार लेकर आ जाता है और वह कार में बैठकर चली जाती हैं। तभी अचानक से आशा जी के कान में शालिनी की आवाज़ पड़ती है, अरे माँ जी, आप कहाँ खो गईं? मैं आपको कितनी देर से बोल रही हूँ। माँ जी चलिए, मीटिंग शुरू होने वाली है, सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और आशा जी मीटिंग रूम में चली जाती हैं। इधर मीटिंग चल ही रही होती है कि अचानक नर्स डॉक्टर शालिनी को बुलाने आती है, मैडम एक इमरजेंसी आ गई है जिसे आप ही हैंडल कर सकती हैं। तभी डॉक्टर शालिनी मीटिंग रूम से बाहर आती हैं, तो नर्स बोलती है, एक एक्सीडेंट का केस है, पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। पत्नी को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर हस्बैंड की हालत गंभीर है, आप चलकर देख लीजिए। शालिनी जब उस व्यक्ति को देखती है तो वह काफ़ी गंभीर था, उसकी एक टांग बुरी तरह से जख्मी थी, साथ ही उसकी आंखों में भी चोट आई हुई थी। शालिनी बोलती है, इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा और हो सकता है इनकी टांग को भी काटना पड़ सकता है और इनकी आंखों को भी हम कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है इनकी आंखों की रोशनी अब ना आए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी आंखें ठीक रहें। पास ही बेड पर लेटी औरत शालिनी की बात सुनकर रोने लगती है और फिर बोलती है, इस सब में तो काफ़ी खर्चा होगा। शालिनी बोलती है, हाँ मैडम, हो सकता है इसमें 10 से 15 लाख का खर्चा हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द पैसा जमा कराना पड़ेगा। शालिनी की बात सुनकर वह औरत बोलती है, पर डॉक्टर साहिबा, हमारे पास तो इतने पैसे अभी नहीं हैं, प्लीज़ डॉक्टर साहिबा मेरे पति को बचा लीजिए। अभी शालिनी उस औरत से बात कर ही रही थी कि तभी आशा जी का आना होता है, क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी थी। उस औरत की नज़र जैसे ही आशा जी पर पड़ती है तो वह चीख पड़ती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया यहाँ आने की, जरूर तूने ही नज़र मारी होगी जो मेरे पति का यह हाल हो गया। तो शालिनी जैसे ही पलट कर देखती है तो वह वहाँ पर आशा जी को पाती है। तो शालिनी उस औरत पर चिल्लाकर बोलती है, आपको पता भी है कि यह कौन है? तब वह औरत शालिनी की बात काट कर बोलती है, अरे नहीं मैडम, आप नहीं जानती, यह बहुत मनुष्य औरत है, पहले अपने पति को खा गई, अब मेरे हंसते खेलते परिवार पर नज़र लगा दी। तो शालिनी चिल्लाकर बोलती है, अगर चुप नहीं हुई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मालूम भी है ये इस हॉस्पिटल की मालकिन है, श्रीमती आशा वर्मा, यह हॉस्पिटल इनका ही है। वह औरत और कोई नहीं, आशा जी की बहू बबीता थी, जो कुछ देर पहले आशा जी के ऊपर हंस रही थी।
अरे डॉक्टर साहिबा, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी शालिनी बोलती है, क्या हो सकता है क्या नहीं, पहले आप अपने पति के लिए पैसे की व्यवस्था कीजिए। उनके ऑपरेशन में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तब बबीता बोलती है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते। कोई भी हमें इतना सारा पैसा उधार भी नहीं देगा। और ऐसा बोलकर रोने लगती है। इधर शालिनी अभी रो ही रही थी कि तभी नर्स बोलती है, डॉक्टर शालिनी, एक औरत की भी इमरजेंसी आई है, उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। तभी दूसरी नर्स उसको भी उसी रूम में लाती है तो उस औरत का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया था। उसका किसी बड़े वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसका एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से कुचल गया था और वह भयंकर पीड़ा से कराह रही थी। आशा जी की नज़र उस औरत पर पड़ती है तो वह एकदम चौंक जाती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आशा जी की बड़ी बहू सुलेखा थी और उसके पास खड़ा आदमी आशा जी का बड़ा बेटा संजीव था। शालिनी उसको भी देखती है तो बोलती है, इनका भी इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको भी तुरंत ही पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सभी लोग 10 से 15 लाख रुपए की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन में अगर जरा सी भी देर हुई तो दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बबीता शालिनी की बात सुनकर एकदम सन्न रह जाती है। उसकी तो स्थिति मानो ऐसी हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। उसे अपने किए हुए सारे कर्म याद आ जाते हैं। वह तुरंत ही आशा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। इधर संजीव जब बबीता और राकेश को देखता है और बबीता को अपनी माँ के पैरों में गिरा देखता है तो उसका ध्यान भी आशा जी पर जाता है। बबीता अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की भीख मांग रही थी। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने बेटे राकेश को बचा लीजिए। यह सब देखकर संजीव बबीता से बोलता है, ये औरत कैसे तुम्हारी मदद कर सकती है, और तुम्हारे साथ और हमारे साथ ये सब क्या हो गया? तो बबीता बोलती है, अरे माँ जी ही आज वह फरिश्ता है जो हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि यह हॉस्पिटल माँ जी का ही है। संजीव जब बबीता की बात सुनता है तो वह भी दंग रह जाता है। जिस माँ को दोनों भाइयों ने मरने के लिए छोड़ दिया था, आज भगवान ने उन दोनों को उनके सामने ही मदद मांगने के लिए खड़ा कर दिया था। संजीव को तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन 10 से 15 लाख रुपए की एकदम व्यवस्था करना तो उसके लिए भी नामुमकिन था। वह भी आशा जी के पैरों में गिरकर भीख मांगने लगता है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर शालिनी यह सब देखकर दंग रह जाती है। वह बड़े ही आश्चर्य भरी नज़रों से आशा जी की तरफ देखती है तो आशा जी उससे बोलती है, हाँ ये ही मेरे बेटे बहू हैं। आज तो शालिनी इनकी दशा देखकर दंग थी और कुदरत के न्याय को भी देखकर अचंभित थी। इधर आशा जी देखती है कि बेड पर लेटे सुलेखा और सुनील हाथ जोड़े उनसे दया की भीख मांग रहे थे। तभी आशा जी बोलती है, बेटा शालिनी, मैं चाहती हूँ कि इनका इलाज फ्री में कर दिया जाए। शालिनी बोलती है, हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। लेकिन आज आशा जी की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वे ऐसा बोलकर अपने घर पर चली जाती हैं। आज शालिनी भी आशा जी की मनोस्थिति को समझ रही थी। वह एक एक करके दोनों का ऑपरेशन करती है और तुरंत ही आशा जी के पास घर पर पहुंचती है। तो शालिनी तुरंत ही आशा जी के कमरे में जाती है, लेकिन वह देखकर दंग रह जाती है कि आशा जी दुर्गा के साथ अच्छे से खेल रही थी। शालिनी को देखकर आशा जी समझ जाती है कि वह उनसे क्या पूछना चाहती है। तो वह शालिनी से बोलती है, बेटा
तुम सोच रही होगी कि मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा होगा। हाँ बेटा, मानवता के नाते उन लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन एक माँ के नाते उनसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे बेटा बहू तो तुम लोग ही हो, तुम ही लोग मेरे अपने हो। 10-15 दिनों के बाद मुख्यमंत्री द्वारा आशा जी को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल से जो भी कमाई होती थी उसको गरीबों के इलाज करने में और वृद्धा आश्रम को दान करने में और गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च करने में की जाती थी। उस हॉस्पिटल की सिर्फ 20% कमाई ही वह अपनी पोती दुर्गा के नाम जमा करती थीं। मुख्यमंत्री से सम्मानित होने के कारण पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा आशा जी के लिए एक पार्टी हॉस्पिटल में रखी जाती है। आशा जी हॉस्पिटल में जाती है तो सभी लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं। उसी पार्टी में बबीता और संजीव और व्हीलचेयर पर बैठे सुलेखा और राकेश अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए खड़े थे। बेचारों बोले, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आप पर बहुत जुल्म किए, प्लीज़ माँ जी हमारे साथ चलो। तो आशा जी बोलती हैं, कौन माँ, किसकी माँ? तुम लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे तो सिर्फ एक बेटा राहुल और बहू शालिनी है और मेरी पोती दुर्गा है। और मुंह मोड़कर शालिनी और राहुल के साथ चल देती हैं। दुर्गा अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर उछलती हुई जा रही थी। इधर आशा जी के बेटे बहू उनको देखते ही रह जाते हैं। संजीव का एक पैर कट जाता है, साथ ही उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इधर सुलेखा का एक हाथ और पैर भी कट जाता है, लेकिन उनकी जान किसी तरह बच जाती है। शालिनी और राहुल आज कुदरत का इंसाफ देखकर दंग थे, लेकिन वह अपनी माँ जी के साथ बहुत खुश थे। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया था, एक वृद्ध माँ के आंसुओं का बदला ले लिया था। तभी कहा जाता है कि सभी को अपने कर्म इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।